हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। और आज हम स्थिर वैद्युत दैट मीन्स विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है कूलाम का नियम। एक्चुअल में इसके पहले हमने 2 क्लास जो किया वो कम्प्लीटली आवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट था और वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन डिस्कस किया था कि क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस में 80% सिलेबस ओनली इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। और जब 80% सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है तो नेचुरली हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सूक्ष्मता से चीज़ों पर आपसे बात कर रहा हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में जब पूछे जाते हैं तो इनसाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते रहते हैं लेकिन क्वेश्चन अप्रोच में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम अंदर के कॉन्सेप्ट को अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो आप ध्यान से समझेंगे। आज का क्लास हमारा कूलाम के नियम के बहुत सूक्ष्मता से स्टडी पर बेस्ड है, क्योंकि कूलाम ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर सिस्टमेटिक स्टडी किया और आगे के पूरे कॉन्सेप्ट इन्हीं पर बेस्ड होंगे। ओके, चलिए तो आज का हमारा क्लास स्टार्ट हम करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि देखिए अभी जून में होने वाला है CUET का एग्जाम। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और देश के सभी रेपुटेड यूनिवर्सिटी में DU, BHU सभी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम CUET एग्जाम के नाम से जानते हैं वो जून में होने वाला है। तो जून के इस एग्ज़ाम में होने वाले एग्ज़ाम के लिए ओसवाल गुरुकुल ने बहुत अच्छे सभी सब्जेक्ट का सीरीज़ निकाला है इसके प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का बुक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये बुक मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और यह CUET के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये। और इसको प्रॉपर बहुत से ऑथर्स के ग्रुप ने इसको बनाया है और CUET के एग्ज़ाम के 23 के क्वेश्चन पेपर भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही ये बुक आपको 1200 प्लस MCQs के साथ में आपको ये मिल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो oswald.io, oswald.io यहाँ पर आप यदि टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट के बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं और बहुत सी फैसिलिटी है। बाकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके पूरे परचेस लिंक, आप ये बुक कहाँ से खरीद सकते हैं, क्या प्राइसिंग, पूरा डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो यह एक बहुत अच्छा बुक है ओसवाल का। और ये मैथमेटिक्स का बुक मेरे हाथ में आप देख रहे हो, मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट। और ये है इसके पूरे डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। परचेस लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है ओसवाल पब्लिशर से, और इसके परचेस लिंक आपको मेरे इस वीडियो के लिंक पर मिलेगा। तो जितने स्टूडेंट CUET का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए बेहतर बुक है। ये बुक आप कंसल्ट कर सकते हो, ओसवाल गुरुकुल का बहुत ही बेस्ट बुक है। और मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको सभी अपने चॉइस के सब्जेक्ट के इंडिविजुअल बुक्स इसमें अवेलेबल है। ओके, चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करें हम अपने आज का। और आज का हमारा क्लास है कूलाम का नियम। इसको हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दूरी के व्युत्क्रम का वर्ग होता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा। चलिए तो सबसे पहले हम इसके कथन पर बात करें। और कथन पर बात करने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं, जनरली आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम 11th क्लास पढ़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर जब पढ़ते हैं और वहाँ पर न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा ज़रूर याद दिलाता हूँ कि ये नियम आपको 12वीं क्लास में एक बार और पढ़ना है कूलाम के नाम से और आवेश के लिए पढ़ना है। तो जनरली जैसे हम जब IIT JEE या नीट के कोचिंग के लिए बच्चों को जब हम गाइड करते हैं तो बोलते हैं कि भाई जब आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, तो जब आप गुरुत्वाकर्षण का रिवीजन करो तो सेम टाइम में आप कूलाम के नियम के भी क्वेश्चन कर लो। क्यों बोलते हैं? 99% दोनों नियम एक जैसे हैं, कुछ ही डिफरेंस है। उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन का और कूलाम के नियम में क्या अंतर है। दैट मीन्स फाइनली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कूलाम का नियम कंप्लीटली न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पर बेस्ड है। तो चलिए हम 2 मिनट बात कर लें कि न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि इस ब्रह्मांड में हर पिंड जिनका द्रव्यमान होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल का जो मान होता है
वह उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात न्यूटन ने अपने नियम में बताया। अब इसी बात को हम कूलाम के नियम में क्या पढ़ेंगे, वहां पर न्यूटन ने बताया था दो द्रव्यमान को हटाओ और ले आओ आवेश। तो अब हम क्या कहेंगे, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूटन का जो नियम था वह सिर्फ आकर्षण का नियम है। इसलिए देखो इस नियम के नाम में ही न्यूटन ने लिखा था, क्या लिखा था, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रतिकर्षण नहीं, ओनली आकर्षण। लेकिन यहां पर हम दोनों तरह के बल के बारे में बात करेंगे। यहां बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों आवेश समान हैं तो बल प्रतिकर्षण का हो जाएगा, सिमिलर चार्ज है तो। लेकिन एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो वहां पर क्या होगा, आकर्षण का बल होगा। तो दोनों तरह का बल। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करें फिर क्या कहता है ये नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज किया गया है, दो स्थिर बिंदु आवेश। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखना हमेशा कि क्या होता है, हम परीक्षा में जनरली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नियम को समझने के बाद अपने शब्दों में लिख देते हैं। तो नियम को कभी भी अपने खुद के लैंग्वेज में नहीं लिखना है यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो नियम को आपको कैसे लिखना है, आपको नियम को बिल्कुल वैज्ञानिक के शब्दों में शब्दशः लिखना है। नियम और परिभाषा, कोई भी वैज्ञानिक का नियम का कथन और परिभाषा आप वर्ड टू वर्ड मतलब शब्दशः उसी कथन पर लिखो जो वैज्ञानिक ने बोला था। ये मेरा सजेशन है। कभी कभार भूल गए तो अपने शब्दों का उपयोग कर लो, लेकिन आप कोशिश करो कि, क्योंकि वहां पर हर शब्द का अपना एक सेंस है। देखो यहाँ पर लिखा गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों। अब यहीं पर मान लो कोई स्थिर शब्द को हटा दिया और बोल दिया दो बिंदु आवेशों, तो थोड़ा गलत हो गया कथन। क्यों, क्योंकि आगे हम इसकी सीमाओं में पढ़ेंगे कि कूलाम का जो नियम था वास्तव में स्थिर आवेश के लिए है, गतिशील आवेश के लिए नहीं है। यदि कोई आवेश गतिशील है, मूव हो रहा है, तो वहां पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो परिभाषा में उपयोग किया गया हर शब्द महत्वपूर्ण होता है और सेंसफुल होता है। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है, वो क्या कहता है कि उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों के मिलने वाली या मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब ये जो बल है ये उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह है कूलाम के नियम का कथन। अब हम इसको देखते हैं मैथमेटिकली कि कूलाम के नियम को हम गणितीय रूप से किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। 11th क्लास केमिस्ट्री का क्लास, सभी क्लासेस आपको बहुत जल्दी आफ्टर होली सब क्लास आपको मिलेगा। आप कोई टेंशन मत लो, सभी क्लासेस 2-4 दिनों के अंदर। अपकमिंग होली का फेस्टिवल है, ठीक है। आज तो IPL भी बच्चे देख रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन 12th के बच्चों को मेरा एक सजेशन है कि आप शुरुआत से 1 साल के लिए सब चीज़ को सेक्रीफाइस करके सिर्फ पढ़ाई करो। मैं रोज़ याद दिलाता हूँ कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्लास 12th क्लास होता है। क्यों, आपको पता भी है, आगे पता भी चल जाएगा। इसलिए हम इस क्लास को कंप्लीट अभी से स्टार्ट करके रेगुलर कर रहे हैं। बाकी सभी क्लासेस आफ्टर होली हम स्टार्ट करें। मैथमेटिक्स का क्लास भी हम होली के बाद स्टार्ट कर देंगे, ओके। क्योंकि अभी बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब भी, अभी एग्जाम हुआ है, सब इधर उधर डिस्टर्ब भी हैं। चलिए, ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले चलो हम यहाँ पर बना लेते हैं 2 बिंदु आवेश। ये एक बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है, ठीक है। जनरली बिंदु आवेश मतलब गोलाकार आवेश होता है, और आगे इसकी और विशेषताओं को मैं बताऊंगा कि किस तरह का आवेश को हम बिंदु आवेश कहेंगे। ये 2 आवेश हमने ले लिया। इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, ये इसका इसी के अनुदिश से बल लगता है, मिलाने वाली रेखा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस आवेश का परिमाण Q1 है और इस आवेश का परिमाण मान लो क्या है, Q2 है। एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी मान लेते हैं कि हम इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है, R है ये, और इनके बीच में जो लगने वाला बल है, इनके बीच में लगने वाला बल क्या है, F है। ये सब चीज हमने मान लिया।
मान लो यहाँ पर ये दोनों दो आवेश हैं, ये इसका नाम भी दे देता हूँ चलो ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी दो आवेश हैं, जिसमें आवेश ए का परिमाण Q1 है, आवेश बी का परिमाण Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, और यहाँ पर इनके बीच में लगने वाला जो बल है, जो कि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, इसका मान क्या है, F है। अब अकॉर्डिंग टू कूलाम, अब यदि हम कूलाम के अनुसार हम बात करें तो कूलाम ने जो बात अभी कहा अपने कथन में, उसको हम गणितीय रूप में लिखते हैं। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार देयरफॉर F का जो वैल्यू है वह प्रोपोर्शनल हो जाएगा। F का जो मान है, उनके बीच लगने वाला जो बल का मान है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, दोनों आवेश के गुणनफल के, मतलब Q1 और इंटू Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। और इनकी बीच की दूरी के F प्रोपोर्शनल टू 1/r², उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये दोनों उनके कथन से है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये है इनका कथन। अब हम यहाँ पर देखें, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, इसको रिलेशन नंबर सेकंड मान लें, इसलिए 1 तथा 2 से। अब यहाँ पर हम देखें कि दोनों को मिला लें, तो इसलिए 1 तथा 2 से 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करें तो हमको क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r², ये मिलेगा। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r² मिलेगा। अब आपको मालूम है कि जब किसी समानुपातिक संबंध को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक समानुपातिक नियतांक का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम एक समानुपातिक नियतांक का गुणा करेंगे तो बराबर का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह बराबर में चेंज हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर F प्रोपोर्शनल टू, एक बार मैं पुनः लिख देता हूं उसको, Q1 इंटू Q2/r², दैट इम्प्लाइज F इक्वल, एक नियतांक का गुणा किया जो कि यहाँ पर K है, तो K Q1 इंटू Q2 हो जाएगा r²। तो F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये K एक नियतांक है, K यहाँ पर नियतांक है, और कूलाम ने अध्ययन करके प्रयोगों की सहायता से, आपको ये बात पता है कि कोई भी वैज्ञानिक जब अपने नियम पर कोई नियतांक लाता है तो वह उस नियतांक का वैल्यू भी बताता है कि भाई वास्तव में उस नियतांक का मान कितना है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि कूलाम के अनुसार वायु या निर्वात के लिए, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना, वायु या निर्वात के लिए, क्योंकि ये जो नियम है, कूलाम का ये जो नियम है, यह वायु या निर्वात के लिए ही परफेक्ट लागू होता है, माध्यम के लागू होता है, लेकिन ये पार्शली होता है। आगे इस पर डिस्कस करेंगे इसकी सीमाओं पर। तो यहाँ पर क्या होता है, कूलाम ने बताया कि वायु या निर्वात के लिए जो K का मान है, वायु या निर्वात के लिए ये जो K का मान है वह 1/4πε0 के बराबर होता है, 1/4πε0 के बराबर होता है। और यहाँ पर 1/4πε0 का उन्होंने आंकिक मान बताया, जो कि होता है 9 × 10⁹, माने ये जो K एक नियतांक है जो संकेत के रूप में 1/4πε0 होता है, और उसका जो आंकिक मान है 9 × 10⁹ होता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई ये ε0 क्या है, हमारे लिए एक नया चीज यहाँ पर मिल गया। ε0 क्या होता है, तो ε0 को हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ε0 है यह निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। इसको इंग्लिश में परमिटिविटी बोलते हैं। एक सजेशन है मेरा आप सभी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स को कि कम से कम आप टर्मिनोलॉजी मतलब जो साइंटिफिक वर्ड हैं, जो वैज्ञानिक शब्दावली है, उनको आप इंग्लिश में भी तैयार करिए,
क्योंकि मैं अपने हिंदी मीडियम के क्लास में भी जनरली सभी टर्म को इंग्लिश में बताता हूँ। वो इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि आगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे, आफ्टर 12th क्लास, आप में से कोई बच्चा यदि मेडिकल इस कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में बीएससी करने के लिए चला गया, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करेगा। यह एक सच्चाई है। इसलिए आप अभी से, ये मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन है कि आप अभी से हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बावजूद कम से कम शब्दों को इंग्लिश में याद करो। इसलिए मैं साथ में बताता हूँ, मेरे बताने का पर्पज़ यही है। नहीं तो मैं क्या हिंदी मीडियम का क्लास ले रहा हूँ, सब हिंदी में बता के निकल जाऊँगा, आप समझ भी जाओगे। लेकिन थोड़ी कोशिश करो, मैं भी आपके साथ मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी, क्लियर। तो परमिटिविटी कहलाता है। अब एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। और इसका एक आंकिक मान होता है जो कि होता है 8.854 इंटू 10⁻12। ये डेटा आप कभी नहीं भूलना, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय -12 सॉरी, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। और इसका यूनिट भी आपको याद रखना है। तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। कूलाम स्क्वायर होगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, इसका होता है के का, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का नाम आपको पता चल गया। निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में परमिटिविटी बोलते हैं। और इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, क्लियर। और के का जो यूनिट होता है वो उल्टा हो जाएगा। के का यूनिट उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/4 पर एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या हो जाएगा? वो न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी मैं यूनिट लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बल है तो इसका यूनिट तो क्या होगा? न्यूटन होगा। तो ये यूनिट को ध्यान में रखना। के का वैल्यू होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट। आंकिक मान होता है 9 इंटू 10⁻9 और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये के का मान है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है, जो कि 8.854 इंटू 10⁻12 होता है। और इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, इसका यूनिट होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर होगा। तो ये भी न्यूटन भी चला जाएगा इनवर्स में, इसका उल्टा। तो ये डेटा आपको याद रखना है भाई। हाँ, न्यूटन इनवर्स होगा, न्यूटन का इनवर्स होगा, ठीक है। इसका ठीक रेसिप्रोकल ना, इसका ठीक रेसिप्रोकल मतलब इसका ठीक जो व्युत्क्रम होगा वो इसका यूनिट होगा। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो न्यूटन में इनवर्स लग जाएगा, मीटर में इनवर्स लग जाएगा, और कूलाम का जो निगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा इस यूनिट का जो रेसिप्रोकल है उसका जो व्युत्क्रम है ये हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्या? न्यूटन का नियम। इस प्रकार से हम क्या करें, यदि इस नियतांक के मान को हम, सॉरी न्यूटन का नहीं, कूलाम का नियम ना, अब यहाँ पर हम इस मान को भर दें तो देयरफॉर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। या इसको हम क्या कर सकते हैं? F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये न्यूटन का सॉरी कूलाम के नियम का फार्मूला है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कूलाम के नियम का फाइनल इक्वेशन निकालने के बाद कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, यूनिट चार्ज मतलब एकांक आवेश की परिभाषा पूछता है। तो हमको यहाँ पर एकांक आवेश पर डिस्कशन करना है कि भाई एकांक आवेश क्या होता है। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ, वायु या निर्वात दोनों में यही मान होगा। अब हम इसकी सहायता से, ठीक है,
सभी क्लासेस 2-4 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिन लोग और अलग अलग सब्जेक्ट के क्लास के बारे में बात कर रहे हो, सभी क्लासेस आपको आफ्टर होली हम स्टार्ट कर देंगे। चले फिर आगे बात करें हम। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे किसका, यूनिट चार्ज, एकांक आवेश। कई बार एकांक आवेश की परिभाषा को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का अलग से पूछा गया है। तो आप सोचोगे कि सर इसमें क्या रखा है, एकांक आवेश का तो सीधा परिभाषा है, ऐसा आवेश जिसका परिमाण इकाई हो। ऐसा आवेश जिसका परिमाण इकाई हो एकांक आवेश कहलाएगा। नेचुरली परिभाषा सरल सही भी है, परिभाषा तो गलत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा जिसका परिमाण इकाई हो उसको एकांक आवेश कहेंगे। लेकिन यहां पर हमको इस परिभाषा को करना है कूलाम के नियम के अनुसार या कूलाम के नियम की सहायता से। तो मालूम परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है, कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, या कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को समझाइए, व्याख्या कीजिए, जो भी। तो यहाँ पर जब हम एकांक आवेश की बात करेंगे तो वो कूलाम के नियम की सहायता से करेंगे। तो कैसे होता है यहाँ पर देखो, एक बार मैं कूलाम के नियम के फार्मूला को पुनः यहाँ पर लिखता हूँ कि F इक्वल 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखिए, यदि हम बल के मान को 9 × 10⁹ न्यूटन ले लें, यदि हम बल के मान को 9 × 10⁹ ले लें और दोनों आवेश को Q1 और Q2 आवेश को हम Q के बराबर मान लें, मतलब इसको हम क्या करें, समान आवेश मान लें, समान तथा सजाती। समान तथा सजाती का मतलब क्या हुआ, परिमाण में बराबर हैं और दोनों या तो नॉर्थ हैं या दोनों साउथ हैं। तो समान तथा सजाती मान लिए और इनकी बीच की जो दूरी है r, उसको हमने मान लिया 1 मीटर। इतना चीज हमने मान लिया। तो एकांक आवेश को परिभाषा करने के लिए हमने इतना कंडीशन इसमें अप्लाई कर दिया, और इतना कंडीशन अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर ये कंडीशन को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो। तो उस कंडीशन में ये पूरे मान को हम कूलाम के नियम में पुटअप करें तो हो जाएगा 9 × 10⁹ इक्वल टू 9 × 10⁹ और इंटू Q1 इंटू Q2, सॉरी ये तो Q कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा Q, ये भी हो जाएगा Q, और अपान में R का मान भर दिया है 1, क्योंकि हमने दोनों के बीच की दूरी को कितना माना है, 1 मीटर माना है। अब इसको यदि हम हल करें तो इसको हल करने पर ये दोनों आपस में कट जाएगा, और दोनों के आपस में कटने के बाद देयरफॉर Q² इक्वल टू हो जाएगा ये 1, दैट इम्प्लाइज दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो Q इक्वल टू +-1 हो जाएगा। Q इक्वल टू +-1। अब देखो एकांक आवेश बन गया। अब यहाँ पर आप सूत्र में देख रहे हो कि आवेश का मान कितना हो गया, इकाई हो गया। ये एकांक आवेश का कंडीशन है। तो कहीं आपको एग्जाम में इसको कूलाम के नियम के साथ में, यदि आपको इसको कूलाम के नियम के साथ में या तो आपको इसको अलग से 2 नंबर का पूछे तो यहाँ तक लिखोगे, और यहाँ तक लिखने के बाद इसकी यदि हम परिभाषा बनाएं तो जब इसकी परिभाषा बनाएंगे तो क्या होगा। अब यदि हम इसको परिभाषित करें एकांक आवेश का, तो परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, और मैं समझता हूं कि परिभाषा को यहाँ पर रटने के बजाय आपको समझना है। एक बार मैं ध्यान से बोलता हूं और मेरे एक बार के बोलने पर आपको याद हो जाना चाहिए। यदि ऑफलाइन क्लास में होते हम यहाँ पर तो आपको सबको बोलवा के देखते। यदि हमारा ये ऑफलाइन का क्लास होता तो सबको बोलते हैं आप बताओ, और एक बार मेरे बताने के बाद हर स्टूडेंट वर्ड टू वर्ड बता देता है, ये मुझे मालूम है। तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लास जैसा ही मान के चलो, मेरे एक बार बताने पर आप सब बहुत ध्यान से पूरे अलर्ट हो जाओ। कोई थोड़ा बहुत लापरवाह होगा वो भी पूरा अलर्ट हो जाओ और ध्यान से एक बार मेरे स्टेटमेंट को सुनो, और फिर आप जहाँ पर भी हो
उसको बिना देखे एक बार खुद से बोल के खुद सुन लो। आपको देखने वाला नहीं है कोई ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में आपको कोई सुपरविजन नहीं है। ऑनलाइन क्लास उसी बच्चे के लिए 100% इफेक्टिव होता है जो खुद की मॉनिटरिंग खुद करता है। इसमें किसी दूसरे मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं। ऑफलाइन क्लास में तो आपको टीचर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में यदि अपनी मॉनिटरिंग खुद शुरू कर दिए तो आप इतना प्रोग्रेस करोगे जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए एक बार मेरे से सुनने के बाद आप खुद से उसको बोल के देखोगे कि सर ने क्या बोला। दोबारा का काम नहीं है, एक बार में ही। चलो ध्यान से सुनो। पहले मैं कुछ इसके बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जो हम नियतांक लिए हैं, ये जो नियतांक है वास्तव में किसके लिए है? वायु या निर्वात के लिए। देखो यहाँ मैंने साफ साफ लिखा था वायु या निर्वात के लिए। तो ये जो नियतांक है ये सिर्फ वायु या निर्वात के लिए है, ये नियतांक किसी माध्यम के लिए नहीं है। तो इस बात को हम सबसे पहले बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजाती ध्रुव यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, क्योंकि समान है, प्रतिकर्षित करें तो ऐसे आवेश एकांक आवेश होते हैं या कहलाते हैं। चलिए एक बार और बोल देता हूं, लेकिन इस बार फ्लो में बोलूंगा और दोबारा फिर आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि सर हमको याद हो गया, अब हम लिख लेंगे या बोल लेंगे। चलिए एक बार ध्यान से सुनना। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान तथा सजाती आवेश, ध्रुव बोल दिया सॉरी ना, पहले मैग्नेट में ध्यान चला जाता है। आवेश, दो समान तथा सजाती आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ये एकांक आवेश कहलाते हैं। कितने लोगों को याद हो गया मुझे इन्फॉर्म करिए प्लीज, फटाफट बताइए कि सर हम बोल लेंगे या लिख लेंगे। किड्स कोचिंग सेंटर, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके किड्स कोचिंग, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। याद हो गया, शाबाश। चलिए ये जान के मुझे अच्छा लगा कि 90% स्टूडेंट को याद हो गया। 90% ऐसे फिजिक्स तैयार करना है आपको। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे क्लास से आपको फिजिक्स 90% तैयार होके जाना है। उसके बाद 10% ही आपको स्टडी का जरूरत पड़ना चाहिए और नोट्स बनाना और थोड़ा रिवाइज करना। बाकी ऐसी कोशिश करो कि 90% प्रिपरेशन आपके लाइव क्लास में ही हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको बस ध्यान से मेरी बात सुनना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन आपका 0 होना चाहिए। पूरा फोकस आप मेरी बातों पर और बोर्ड पर करो, सब तैयार हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, नहीं सुन पाए होंगे, एक बार और बताता हूँ फिर आगे चलते हैं। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजाती आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। यही चीज चुंबक में पढ़ेंगे तो ध्रुव कहेंगे और एकांक ध्रुव की परिभाषा हो जाएगा। अरे फिजिक्स तो इतना कनेक्टेड टॉपिक होता है कि एक चीज यदि समझ में आया तो उसके बाद और 10 चीज आगे का तैयार हो जाता है। चलिए अब आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करें। अरे सॉरी, इसका तो मैंने हेडिंग डाला था, चलिए ठीक है। ये देखें कूलाम के नियम की सीमाएं। अब हम यहाँ पर देखें कूलाम के नियम की सीमाएं। ये आपको शुरुआत में मैं बोला था कि लास्ट में भाई हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो कूलाम के नियम की सीमाओं का मतलब क्या है पहले ये समझें। देखो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था कि यह गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्रेरित है पूरा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने सार्वत्रिक कहा, मतलब विदाउट एनी कंडीशन,
बिना किसी कंडीशन के न्यूटन का नियम इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी अप्लाई होगा, एनीवेयर। बट कूलाम का नियम यूनिवर्सल नहीं है, वह कंडीशनल है। और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कूलाम का नियम लिखो, सिद्ध करो तथा उनकी सीमाओं को लिखो। दैट मीन्स इसके अपने लिमिटेशन है। कूलाम का कहना है कि भाई मेरा ये जो नियम है वो हर परिस्थिति में लागू नहीं होगा, कुछ विशेष परिस्थिति पर ही लागू होगा। तो देखें कौन सी परिस्थिति पर लागू होता है। तो पहला सीमा क्या कहता है कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। इसीलिए देखो हमने स्टार्टिंग में कथन में इस बात को आपको एक्सप्लेन किया कि क्या लिखा है कथन में। कथन में क्या लिखा है, देखो दो स्थिर बिंदु आवेश, तो दो शर्त तो उसके कथन में ही छिपा हुआ है, दो शर्त उसके कथन में ही छिपा हुआ है कि दोनों आवेश क्या हो, स्थिर हो, रेस्ट चार्जेस हो और पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बहुत छोटा चार्ज है जिसमें आवेश कम हो बट इसका डिस्टेंस दूरी से होता है। यदि दो ऐसे आवेश जिनमें आवेश तो कम है लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तब हम उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। ओके, तो इस तरह से वो बिंदु आवेश हो। तो दो शर्त तो हमको यही पता चल गया भाई, देखो क्या क्या। एक शर्त हमको पता चल गया कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, और दूसरा ये पता चल गया कि यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। तो ये दो बात तो कथन में है। तीसरा बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलाम का कहना है कि यह नियम अधिक दूरियों, बहुत ज़्यादा अधिक दूरी, कि एक आवेश को यहाँ रख दिया और एक आवेश को 1 किलोमीटर दूर में रख दिया। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर कूलाम का नियम लागू नहीं हो रहा है, तो वहाँ लागू नहीं होगा। दैट मीन्स बहुत अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता। और दूसरा क्या है, 10⁻⁻15 मीटर से कम के लिए लागू नहीं होता। मतलब उनका दूरी इतना कम हो जाए जो 10⁻15 मीटर से भी कम है तो भी लागू नहीं होता। इतना कम हो जाए तब तो हमको खुले आंख से देखेंगे तो चिपका हुआ लगेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चलेगा ये डिस्टेंस 10⁻15 मीटर, माने दोनों आवेश के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो इससे ज़्यादा कम दूरी पर आप ला दोगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? तो इससे कम दूरी पर दोनों आवेश चिपक जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, टच हो जाएंगे। और आपको मैं प्रीवियस क्लास में समझाया था कि टच होने के बाद उनका जो परिणामी आवेश है Q1 + Q2/2 हो जाता है। क्लियर? तो यह है हमारा कूलाम का नियम का डिटेल डेप्थ स्टडी। इतनी चीज़ों को आपको कूलाम के नियम में अच्छे से जानना है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो हैंड राइज का आप नोटिस यहाँ पर मुझे दे दो लाइव चैट में, एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उमंग उपाध्याय, आपने लिख भी लिया, वेरी गुड। साथ में लिखना चाहिए। मैंने आपके इसके पहले क्लास में भी आपको समझाया था कि क्लास में लिखना भी चाहिए टीचर के साथ बोर्ड से, वही इफेक्टिव स्टडी है, वही इफेक्टिव टीचिंग भी है। वेट और मास में क्या अंतर है? अस्मिता मिश्रा, वेट और मास में बहुत डिफरेंस है बेटा। देखो वेट क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं बदलता। मास का मान पृथ्वी पर भी उतना ही होगा और चंद्रमा पर भी उतना ही होगा। लेकिन वेट क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के गुणा होने के बाद वो बन जाता है वेट, और जी का मान बदलते रहता है, इसलिए वेट बदलते रहता है। ठीक है, ये W बराबर होता है मास इंटू जी। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर ये वेट है और ये मास है। मास में जब गुरुत्वीय त्वरण का गुणा होता है तो वेट बनता है, और मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बार बार आप इसको लिख रहे हैं तो मैं समझा दिया। वैसे 11th क्लास के फिजिक्स में सब आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। अब न्यूटन की बात चल रही है और आप उससे रिलेटेड बात पूछ रहे हो तो न्यूटन के रेस्पेक्ट के लिए मैंने बता दिया उसको। ठीक है, बाकी सब ये 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो वेट और मास अलग अलग, ध्यान रखना मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो पर यूनिट एरिया पर या वॉल्यूम पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसका मास होता है, बट जी का मल्टीप्लाई करने से वो वेट बन जाता है। चलिए, तो अब हम आगे चलें और कूलाम का नियम हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी। अभी जो मैं आपको बताया आपने ध्यान दिया होगा वो बात कि वो केवल विद्युतशीलता था,
जो कि क्या था, वायु या निर्वात का, वायु या निर्वात का विद्युतशीलता था। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब रिलेटिव, किसी के साथ में तुलना करके। आपेक्षिक विद्युतशीलता को जनरली हम एप्सिलॉन आर या हम क्या करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर या के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, इसको हमको यहाँ पर समझना है, क्योंकि बार बार ये शब्द का यूज होगा विद्युतशीलता। तो यहाँ पर दो चीज आप हमेशा सुनोगे, या तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, या तो फिर माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता मतलब होता है आर, एप्सिलॉन आर मतलब होता है रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव। और वायु या निर्वात का क्या कह देते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट कह देते हैं। ठीक है, तो फोर्स के बेस पर हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं, और उसके बाद फिर आगे चल के हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बेस पर भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो हमारे दो आवेश हैं हमारे पास, और वो वायु या निर्वात में रखे गए हैं, वायु या निर्वात में। तो मान लो दो आवेश वायु या निर्वात में रखे हैं, और इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसको मैंने F1 कह दिया। तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये हो गया, ये वायु या निर्वात में है। अब हम क्या करें, इसको किसी माध्यम में, मान लो हमने क्या किया, उन्हीं दोनों आवेश को, मान लो हमने क्या किया, उन्हीं दोनों आवेश को हम किसी माध्यम में डुबा दिए। मान लो हमने उन्हीं दोनों आवेश को किसी माध्यम में डुबा दिया, केरोसिन में डुबा दिया, एल्कोहल में डुबा दिया, पानी में डुबा दिया। दोनों आवेशों को पकड़े, ठीक है, और उसको हमने किसी माध्यम में डुबा दिया। लेकिन यहाँ पर दो बात ध्यान रखना, वही दोनों आवेश होना चाहिए, और दोनों के बीच की दूरी भी वही होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी भी बदलना नहीं चाहिए। तो हम दोनों सेम आवेश को क्या किए, हम किसी माध्यम में डुबा दिए। तो ऐसा माध्यम में डुबा देने के बाद उसमें जो नियतांक का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, या उसको एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर के क्या है, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है या परावैद्युतांक है। इसको डाइलेक्ट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं। बार बार इसका यूज होगा भाई, और आवेश तो वही है, तो Q1 इंटू Q2 और अपान क्या हो जाएगा, R²। अब हमने क्या किया, इसमें एक दूसरे में हमने डिवाइड कर दिया। मान लो हमने क्या किया, पहले वाले में दूसरे को डिवाइड कर दिया। तो देयरफॉर इसको डिवाइड करने पर क्या मिलेगा अपने को, F1/F2, F1/F2। अब देखो यहाँ पर बाकी सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, के को छोड़ के बाकी सारा चीज तो सेम एक जैसा है, तो के का मान अलग है, तो के के मान को छोड़ के सब कट जाएगा, और के भाग देने पर हर से कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो F1/F2 इक्वल टू के होगा, F1/F2 इक्वल टू के, ये हो गया। और यही क्या है, परावैद्युतांक का परिभाषा हम यहीं से बनाएंगे। एक बार पुनः आप लोग बहुत ध्यान से परिभाषा को सुनना, और सुनते ही आपको याद हो जाना चाहिए। तो यदि आपको परावैद्युतांक या किसी माध्यम का परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता का परिभाषा देना हो, तो आप कैसे कहोगे, ध्यान से सुनो। इसको हम क्या कहेंगे, F1 क्या है, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। F1 क्या है, वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, ये हमने यहाँ पर लिखा है ये। और F2 क्या है, F2 है किसी माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। F2 है किसी माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। और यहाँ पर बटा का साइन मतलब क्या है, अनुपात, माने क्या है, अनुपात। तो अब हम इसको शब्दों में क्या कर सकते हैं, टू द पॉइंट क्या कहेंगे, सुनो ध्यान से। वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनो, वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक,
कोई प्रॉब्लम किसी को? याद हो गया? रिया मौर्य, जय हिंद कुमार, याद हो गया, वेरी गुड। सिलेबस आप लोग का टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो शुरू किया है, अभी सिलेबस पर परेशान मत हो, हम सिलेबस टाइम में पूरा कर देंगे। हमको भी चिंता रहती है, जितनी चिंता आप लोग की उतनी चिंता हमको भी है, हम आपके टीचर हैं भाई। आप सिलेबस की चिंता मत करिए, सभी बोर्ड का सिलेबस उनके एग्जाम से 1 महीना पहले पूरा हो जाएगा। रिवीजन भी कराएंगे, इस साल रिवीजन करा दिया था ना, पूरा 160 रिवीजन करा दिया था सभी चैप्टर का, आपको मालूम है। आप पुराना प्लेलिस्ट देखो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमने फिजिक्स का पूरा रिवीजन A to Z रिवीजन भी करा दिया था। इस साल हम मैथमेटिक्स का भी ऐसा करा देंगे, इसलिए हम बिल्कुल 1-2 रोज में क्लास उसका स्टार्ट कर देंगे। तो आप बिल्कुल कोर्स कंप्लीट होने की चिंता मत करो, आप चिंता करो पढ़ाई का, कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप रेगुलर तैयार कर रहे हो कि नहीं। आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप 100% तैयार कर रहे हो कि नहीं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम पूरा कर देते हैं कोर्स और बहुत से लोग कुछ तैयार हुए नहीं रहते। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो तैयार करते चलो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना का मतलब क्या है? तो मतलब तो बहुत कुछ आपको मैंने शुरुआत में ही समझा दिया था और बोला था कि लास्ट में मैं ये दोनों बलों की तुलना करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल कंपैरिजन करें हम, तो थ्योरेटिकल कंपैरिजन में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक है, हर जगह रहता है, लेकिन कूलाम का नियम विशेष परिस्थितियों पर लगता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का जो बल है वह केवल आकर्षण बल है, जबकि स्थिर वैद्युत जब बल होता है वह आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमको जो टॉपिक समझना है वो मैथमेटिकल हमको समझना है कि वास्तव में दोनों बलों का तुलना हम कैसे करें, क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक लेते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आने लायक टॉपिक है और यह 3 मार्क्स का कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि स्थिर वैद्युत बल मतलब कूलाम का बल और गुरुत्वाकर्षण बल मतलब न्यूटन का बल, ये दोनों का आप तुलना करिए। इसको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उदाहरण लेके इस बात को हम समझते हैं। देखो मान लो यहाँ पर हम एक इस तरह का सिचुएशन लेते हैं कि ये कोई एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल होता है, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल होता है। ये मान लो प्रोटॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल होता है और इनके बीच में जो आकर्षण बल F का मान है वो इनको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ये आप 11वीं क्लास में पढ़े हो कि कोई भी पिंड, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, आपको मालूम है कि कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ पर गति तभी करता है जब उसके पास पर्याप्त अभिकेंद्र बल हो, सेंट्रीपेटल फोर्स हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के चारों और नाभिक के चारों ओर जब वो गति करता है तो नेचुरली उसके पास भी सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अभिकेंद्र बल का कोई सोर्स होता है, अभिकेंद्र बल का कोई सोर्स होता है, मतलब किसके द्वारा अभिकेंद्र बल वहां पर उत्पन्न हो रहा है। जैसे मान लो हम कोई सैटेलाइट छोड़े तो सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच में जो अभिकेंद्र बल होता है उसके लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार 2 लोगों ने दावा किया कि भाई हम ही जिम्मेदार हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। कैसे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं कि भाई मेरे पास धन आवेश है, मेरे पास ऋण आवेश है, तो हम दोनों के बीच में जो बल लगा हुआ है स्थिर वैद्युत बल जो कूलाम ने बताया, उसके कारण हम दोनों के बीच में अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहते हैं कि भाई हमारे द्रव्यमान भी तो हैं, हमारे द्रव्यमान भी तो हैं,
कि भाई इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान है, तो न्यूटन ने तो बोला था कि दो द्रव्यमान के बीच में बल लगेगा, तो यहां तो विवाद हो गया है। द्रव्यमान, न्यूटन का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला अभिकेंद्र बल द्रव्यमान के कारण है, और कूलाम का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला अभिकेंद्र बल उनके आवेश के कारण है। तो यहां पर हम इस अध्ययन करेंगे कि वास्तव में दोनों के कारण लगता है बल। यहां पर ऐसा नहीं कि एक के कारण लगता है, दोनों के कारण लगता है। दोनों का मान कितना होता है और दोनों की तुलना करेंगे हम कि कौन ज्यादा है, कौन कम है, कितना गुना है, कौन ज्यादा जिम्मेदार है। तो अभी क्लियर हो जाएगा कि कौन कितना जिम्मेदार है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि मैटर क्या है। चलिए अब आपको मैटर क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखें कि इनके बीच में जो लगने वाला दोनों बल है उसका मान क्या क्या है। तो सबसे पहले हम निकाल लिए एफ न्यूटन। एन लिख रहा हूं भाई तो समझ जाना एफ न्यूटन। एफ न्यूटन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। अब उसको गुरुत्वाकर्षण बल लिखने की जरूरत नहीं है। तो एफ न्यूटन आपको मालूम है, आप 11th क्लास में पढ़े हो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये कैपिटल जी का मान होता है, और फिर इंटू हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया मैं ई एम। ई एम मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और फिर मैंने लिख दिया पी एम। पी एम मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और फिर इसमें हम भाग दे दिए इनके बीच की दूरी का आर का। तो मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना है, आर। तो एफ एन क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। चलो अब इनके द्रव्यमान के मान भी भर दें भाई। तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कल ही मैंने बताया था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसीलिए मैं इसके पहले वाले क्लास में सब चर्चा कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। देखो काम आ रहा है ना, ये जितनी बातें आपको बताते जाऊंगा आप साथ में तैयार करते हुए चलो। और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने क्या बताया था 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और दूरी को तो आर ही रहने दो, दूरी हमको नहीं पता कितना है, आर को आर रहने दो। ये हो गया एफ न्यूटन। अब हम लिखें एफ कूलाम। एफ कूलाम लिखें तो कूलाम का बल में नियतांक कितना होता है, नियतांक होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो मान को सीधा भर देता हूं, सबको पता है, अभी पढ़ रहे हो आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू प्रोटॉन पर आवेश, सॉरी ना द्रव्यमान नहीं, आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, एक में धन एक में ऋण, तो यहाँ ऋण लिखने का जरूरत नहीं है। ऋण तो उसकी प्रकृति है, ऋण ऋणात्मक उसका नेचर है, परिमाण तो दोनों का सेम है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बीच की दूरी को उतना ही रहने दो r²। क्लियर। तो ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया रिलेशन नंबर सेकंड। अब चलो भाई हम 1 में 2 को भाग कर देते हैं, ठीक है। तो एफ एन अपान एफ सी, या 2 में 1 का भाग कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट। 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे तो एफ सी अपान एफ एन आएगा। अब यहाँ पर लिख के भाग मत देते रहना, आधा घंटा भाग देने में ही लग जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो भाग देते मत बैठ जाना कि चलो उसको कटाया भाग दे, तो भाग ही देते रहोगे फिर। तो ऐसे जगहों में आप डेटा को याद करके रखो कि भाग देने से कितना आएगा। तो एफ सी में एफ एन का भाग देने से 2.27 इंटू 10⁻39 आता है। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रहना चाहिए, ठीक है। 2.27 इंटू 10⁻39 आना चाहिए। देखो प्रांशु भारती पहले से लिख रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो 2.27 इंटू 10⁻39 आता है, और एफ एन को उधर हम ट्रांसफर कर दें तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा एफ सी इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 और गुणा हो जाएगा किसका, एफ न्यूटन का। ये बहुत मजेदार रिलेशन है, और ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि जो कूलाम का बल है, जो कूलाम का बल है वह न्यूटन के बल का 10⁻39 गुना होता है। 2.27 को तो छोड़ दो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। 10⁻39 के सामने 2.27 का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। तो क्या रिलेशन मिला हमको
क्या रिलेशन मिला, ध्यान से सुनना। कूलाम का बल न्यूटन बल, कूलाम बल मतलब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है या स्थिर विद्युत बल है, वह उनका न्यूटन बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻³ गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन हुआ भाई, न्यूटन का बल कि कूलाम का बल, बताइए फटाफट आंसर में लिखिए। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है, उसके लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, विद्युत बल कि गुरुत्वाकर्षण बल? लिखिए आंसर में, लिखिए फटाफट फटाफट लिखिए। नोट्स एप्लीकेशन में मिलेगा। विद्युत बल, विद्युत बल। प्रांशु जी कैसे लिख रहे हो भाई, जी कैसे जिम्मेदार होगा, कूलाम का बल होगा भाई, कूलाम का बल होगा। ये कूलाम का बल इसके बल का इतना गुना ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो तो जिम्मेदार होगा ना, जो बल ज्यादा है वह बल तो जिम्मेदार होगा। चलिए क्लियर सभी को ये कॉन्सेप्ट। तो आज के क्लास में हमने कंप्लीटली कूलाम के नियम को पढ़ा, कूलाम के नियम का पूरा डिटेल स्टडी किया। इसके बाद हमने परावैद्युतांक, विद्युतशीलता हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम का बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पर कूलाम के नियम का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर पूरा हमारा स्टडी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चलेगा। तो हर टॉपिक इस तरह से शुरू करके उस तरह से कंप्लीट करते हैं कि एक दिन के लेक्चर में आपका एक टॉपिक परफेक्ट प्रिपेयर होना चाहिए। आज का लेक्चर का कल के लेक्चर के साथ में पूरा उस तरह का रिलेशन होता है कि जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाओगे आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? 11th का क्लास मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मंडे तो होली है। ओके, आफ्टर होली जस्ट हम आपका 11th का क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब ये फेस्टिवल एंजॉय करो आप। आगे सभी को समझ में? पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करोगे आप? ठीक, डिस्ट्रिक्ट क्या पूरे स्टेट में टॉप करो, बिल्कुल करोगे। शुरुआत से मेहनत करते रहो, स्टार्टिंग से मेहनत करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ, तो आपने जो टारगेट डिसाइड किया है निश्चित रूप से पाओगे। आपकी पढ़ाई के फ्लो में ब्रेक नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि 16-17 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेगुलर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कि मैं 3 घंटे ही पढ़ता हूं भाई, 4 घंटे ही, लेकिन कुछ भी हो जाए रोज पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि कभी मूड हो गया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया, बहुत ज़्यादा लगने लगा पढ़ना है तो 16-17 घंटा पढ़ दिए 2-4 दिन, उसके बाद पता चल रहा है कि महीनों तक हमने बुक को छुआ ही नहीं। ऐसा नहीं, आप एक सर्टेन लिमिटेड टाइम में पढ़ो, बट रेगुलर पढ़ो। आपकी पढ़ाई में नियमितता होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप रेगुलर लाइव क्लास में आइए और जितना भी टॉपिक मैं एक दिन में पढ़ाता हूँ वो आप रोज़ तैयार करके आइए। यदि टॉपिक आप तैयार करके आओगे तो अगला क्लास अपने आप इजी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने सब्जेक्ट का इंटरेस्ट के साथ में सीधा रिलेशन होता है कि प्रीवियस टॉपिक आप कितना तैयार करके आ रहे हो। बाकी आप समझदार हो, आप सबको मालूम है। ओके, थैंक यू सो मच।